जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करने के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आप अपनी 2024 टैक्स ईयर जो आपका एंड हुआ है उसकी रिटर्न अगर आप फाइल करना चाह रहे हैं और आपकी रेंटल इनकम इस साल आपने अर्न की है। इसके साथ साथ एक नई चीज के साथ डिस्कस करेंगे, अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं और साथ आपकी रेंटल इनकम भी आ रही है तो आप कंबाइंड रिटर्न किस तरह फाइल करेंगे, क्योंकि सैलरी में भी आपका टैक्स पे होल्ड हुआ होगा। अगर आपने प्रॉपर्टी किसी भी होल्डिंग एजेंट को दी है, किसी कंपनी को दी है, तो उसने भी टैक्स के टैक्स जो है होल्ड किया होगा पेमेंट करते हुए। तो इन दोनों इनकम्स को कंबाइन किस तरह करें, पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं कि अगर खाली रेंटल इनकम है तो वो किस तरह आपने करनी है, और सैलरी इनकम साथ आ रही है तो कंबाइंड रिटर्न किस तरह फाइल होगी। तो एक एग्जांपल मैंने बनाई है जिसको आपकी स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रही है। इसमें पर मंथ वैल्यूज मैंने लिखी है और इसको पर एनम के ऊपर मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि रिटर्न आपकी एनुअली फाइल होती है तो आपने एनुअल वहाँ पे नंबर्स वहाँ पे पंच करने होते हैं। तो वन बाय वन करके एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं। साथ ही मैं फॉर्म ओपन कर लेता हूँ जो कि प्रॉपर्टी की रिटर्न के लिए आप ओपन करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल नॉर्मल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। टैक्स ईयर 2024 है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। इसमें सैलरी के ऊपर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी, और अभी आज की डिस्कशन हमारी है प्रॉपर्टी के ऊपर। अब इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी मैंने इस एक्सेल फाइल में मेंशन कर दी है। वन बाय वन करके डाटा पंच करते हैं और देखते हैं सिस्टम किस तरह टैक्स कैलकुलेट करता है। सबसे पहले जो रेंटल इनकम पर मंथ रेंट जो आपको पता है आपका आ रहा होता है प्रॉपर्टी से, वो आपका लेट से 1,20,000 पर मंथ है। तो पूरे साल का बनता है 1.44 मिलियन। इसको आप कॉपी करेंगे और सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये हम इसको पंच कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही आपने कैलकुलेट का बटन प्रेस किया तो ये कुछ उसने फार्मूलाज अपने रन किए जिसमें जो डिडक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपको अलाउ कर रहा है 1/5 ऑफ रेंट और बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स। तो रिपेयर मेंटेनेंस के हेड में एक एक्सपेंस ऐसा है जो कि ऑटोमेटिकली आपको वो अलाउ कर देता है, चाहे आपका इससे ज्यादा खर्चा हुआ है चाहे इससे कम हुआ है, डजेंट मैटर, वो इज इक्वल टू 1/5 आपको अलाउ कर देगा। अगर आपका इससे कम खर्चा हुआ है तो भी आपको यही अमाउंट अलाउ होगी, अगर आपको इससे ज्यादा आपने पैसे खर्च किए हैं तो भी आपको इतनी ही अलाउ होगी, एक्सेस अमाउंट आपकी डिस अलाउ हो जाएगी। तो 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे उसने आपको अलाउ कर दिया। अब आप यहाँ पे अगर देखिए 1/5 आपका किस तरह बन रहा है, 1.67 मिलियन, क्योंकि अभी हमने यहाँ और डाटा पंच नहीं किया। तो इसने टोटल जो ऊपर रेंट आ रहा है 1.4 मिलियन का, इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दी। जैसे जैसे हम यहाँ नंबर ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आगे अगली चीज आ रही है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट। 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको मिला होता है फ्रॉम योर टेनेंट, वो आपका 1/10, उस अमाउंट का 1/10 आपने हर साल अपनी रेंटल इनकम में ऐड करना होता है एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो लेट से आपको 2 माह की सिक्योरिटी मिली है और उसका 1/10 बनता है 24,000। तो 24,000 हर साल आप अपने रेंटल इनकम में ऐड करेंगे टिल 10 ईयर्स। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद टोकन मनी। टोकन मनी क्या है कि जी, अगर आपने किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी वगैरह दिखाई और डील फाइनल होने से पहले उसने टोकन मनी आपको कुछ दी, और वो टोकन मनी आपने अपने पास रखी कि आप डील लॉक करने से पहले आप उसको किसी और बंदे के साथ निगोशिएशन नहीं करेंगे, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड ना हुआ तो ये टोकन मनी जो मार्केट नॉर्म है वो आप अपने पास होल्ड कर लेते हैं, वापस नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर ऐसी कोई डील आपकी हुई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसमें बायर या जो टेनेंट था उसने आपको कोई टोकन मनी वगैरह दी, लेकिन वो बाद में डील में चोट नहीं हुई, तो ये टोकन मनी आपने अपने पास विद होल्ड कर ली, उसको वापस नहीं की, तो ये टोकन मनी भी आपका एक तरह से रेंटल इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। तो ये 50,000 फॉरफिटेड डिपॉजिट टोकन मनी का होता है। जिस तरह कोई डील अगर करने से पहले उसने कोई पैसे अगर आपको दिए लेकिन डील फाइनल नहीं हुई, उस बंदे का माइंड चेंज हो गया, तो ये पैसे आपने उसको वापस नहीं किए, तो ये आपकी इनकम में ऐड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर रेंट रिसीव, पिछले साल का अगर आपको कोई रेंट रिसीव नहीं हुआ था वो इस साल आके अगर आपको रिकवर हुआ है, तो वो आपने पिछले साल, क्योंकि रिसीट बेसिस पे चल रहा होता है टैक्स में कि जितना रेंट रिसीव हो उसी पे उतना टैक्स जमा करवाया। अगर पिछले साल के कोई एक महीने का रेंट आपको अगले साल आके एरियर्स में रिसीव हुआ है तो वो भी आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा। वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। लेकिन ये इनकम में से तब ऐड होगा जब पिछले साल आप इसके अगेंस्ट उसका एक्सपेंस क्लेम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल 2021 की रिटर्न आपने फाइल की, उसमें आपने इस अमाउंट को इनकम का पार्ट बना लिया, लेकिन 2022 टैक्स ईयर के एंड तक वो आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो आपने उस साल उस अमाउंट को एज एन एक्सपेंस माइनस कर लिया बैड डेट के तौर पे। अब 2024 टैक्स ईयर आया, वो अमाउंट आपको रिकवर हो गई, आपने फॉलो अप किया या आपने कोई जो भी लीगल फॉर्मेलिटी उसके ऊपर की, तो वो आपको पैसे रिकवर हो गए। अब जब दोबारा रिकवर हो गए तो आप उसको दोबारा से अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। रिकवरी ऑफ अनपेड रिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन, क्या आपने पहले इसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लिया था, क्या आपको नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आपको दोबारा रिकवर हो गया तो आप उसको इनकम का पार्ट बनाएंगे।
अनपेड लाइबिलिटी एक्सीडिंग 3 इयर्स। अब कोई ऐसे खर्चे हैं जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स या कोई होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उन्होंने डिफरेंट बिल्डिंग्स डिफरेंट शहरों में बनाई होती हैं और उसके रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा किसी एक कंपनी को दिया होता है कि वो पूरे मुल्क में या पूरे एक एरिया के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी रिपेयर मेंटेनेंस एक कंपनी देखती है। अब वो खर्चे कुछ कंपनी ने इंकर किए, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो 3 साल हो गए अभी तक नहीं की, लेकिन उसका खर्चा कंपनी क्लेम कर चुकी है अपने पिछले सालों की रिटर्न में। तो अगर 3 साल गुजर गए, आपने कोई खर्चे की पेमेंट नहीं की और उसको आपने एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर लिया, तो फिर फोर्थ ईयर में आके वो अमाउंट आपकी एज एन इनकम ट्रीट होगी, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं की, एक्सपेंस क्लेम कर लिए, तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब जब ये सारी चीजें इनकम में ऐड हो गई तो देखिए 334,800 आपकी अमाउंट हो गई है, 1/5 ऑफ रेंट, जो कि ये वर्किंग से मैच कर रही है। 1.674 मिलियन का 1/5 लिया, 334,800, सेम अमाउंट यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसके अलावा कौन से खर्चे अब आपको अलाउ करेगा एफबीआर, वो हम देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है वो आप यहाँ पे एज एन एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। कोई आपने एक साइज का टैक्स वगैरह पे किया है वो आप यहाँ पे लिख दें। और ग्राउंड रेंट अगर आपने कोई पे किया है तो वो आप यहाँ, ग्राउंड रेंट होता है बेसिकली जो आपने लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर 100 ईयर लीज पे कोई आपने जमीन ली है, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, लेकिन आप जमीन का जो लीज रेंटल है वो आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को या किसी बंदे को, तो वो लॉन्ग टर्म लीज की जो पेमेंट होती है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन आपने अपने पैसों से की है, जमीन आपकी अपनी नहीं है, तो जो जमीन का रेंट होता है वो ग्राउंड रेंट आप उस बिल्डिंग के अगेंस्ट दे रहे हैं, वो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जिस बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको रेंटल इनकम आ रही है वो आपने लोन पे ली हुई थी, और उस लोन की उस साल के शुरू में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर आपका मार्कअप रेट अप्लाई होगा, वो आपको एज एन एक्सपेंस आप पूरे साल में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 3 मिलियन की, 15% का अगर रेट अप्लाई करें उस पर मार्कअप का, तो आपका 4.5 लाख रुपए का मार्कअप एक्सपेंस बनता है, जो कि आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वो हम यहाँ पे लिख देंगे, भाई ये भी हमारा खर्चा है, हमने उस साल इतना मार्कअप पे किया है उस बिल्डिंग के अगेंस्ट जिसके हम रेंटल इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब शेयर इन रेंट, बैंक शेयर रेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने बैंक से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, उसमें आपको मार्कअप तो मैं पे कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे महीने का जो रेंट आना है उसमें से स्पेसिफिक पोर्शन आप एज एन एक्सपेंस, जो आप एज अ रेंटल शेयर हम उसे ले लो, और उसको मेरी जो मंथली इंस्टॉलमेंट मेरी कटनी है रेंट लोन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करते हो, जो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको रेंटल इनकम में अपना शेयर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पूरे साल में जो रेंटल इनकम आई है वो 1.4 मिलियन है, उसमें से आपने 2.5 लाख तक रुपये बैंक को दे दिया, जो कि पर मंथ अगर आप देखें तो बनता है, डिवाइडेड बाई 12, 21,000 बनता है महीने का। 21,000 आपने एग्री कर लिया, पूरे साल का मतलब तकरीबन 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख रुपया जो आपने अपनी इनकम में से बैंक को दिया है वो भी आपका एक्सपेंस है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मैंने ये अमाउंट एज एन एक्सपेंस बैंक को अपने रेंट में से शेयर दे दिया, क्योंकि मैंने लोन के एडजस्ट करवानी है अमाउंट, तो ये भी आपका एक्सपेंस क्लेम हो सकता है। अब रेंट कलेक्शन एक्सपेंस है। अब ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा है कि अगर आपने रेंट कलेक्ट करने के लिए कोई टीम रखी हुई है, इसको आप सैलरी या कोई कलेक्शन चार्जेस वगैरह पे करते हैं, तो वो आप मैक्सिमम 4% तक क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। 4% ऑफ द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जितनी अमाउंट आपकी कलेक्शन पूरे साल की है उसका 4% आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3% यहाँ पे लिखा है, इसको मैं अगर 3% पे यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये उसको अलाउ कर देगा, क्योंकि ये 4% से एक्सीड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ 4.5%, 64,800 करते हैं, इसको यहाँ पंच करते हैं, आप सिस्टम को आइडियली तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 4% से एक्सीड कर रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे अमाउंट ये चेंज कर दी, 5,7,600 पे ले आया, क्योंकि 5,600 आपकी 4% की अमाउंट है, तो मैंने उसको लिखी 4.5। 4.5 उसने अलाउ नहीं की, उसने कहा भाई मैक्सिमम 4% अलाउ होगी, इससे कम होगी तो वो सारी हो जाएगी, इससे ऊपर आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हम अपनी 3% वाली एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कि 3% हमने यहाँ पे क्लेम किया तो ये पूरी अमाउंट एफबीआर हमें अलाउ कर देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास लीगल सर्विस चार्जेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 आपने कोई लीगल केस उसका चल रहा है आपका बिल्डिंग का, वो आपने उसके चार्जेस वगैरह पे किए हैं। अमाउंट क्लेम्ड एज इनरिकवरेबल रेंट, अब ये उस साल की अमाउंट आपकी थी जो पिछले साल आप उसको इनकम का पार्ट बना चुके, लेकिन आपको अगले साल तक रिसीव नहीं हुई, तो आप उसको आप अपनी एक्सपेंस में माइनस कर सकते हैं कि यार इस अमाउंट पे मैं पिछले साल रेंट जमा टैक्स जमा करवा चुका हूँ, लेकिन इस साल क्योंकि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई तो मैं इसके ऊपर एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूँ। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ट्रीटेड एज इनकम, कोई ऐसी एक्सपेंस थे जो आपकी इनकम में ऐड हो गए, इस साल हमें 40,000 के एक्सपेंस ऐड किए हैं, अगले साल बिलफर्ड फॉर एग्जांपल पिछले साल आपने ये 20,000 की अमाउंट ऐड की थी एज एन एक्सपेंस, तो आपने पेमेंट नहीं की, उसको इनकम का पार्ट बना लिया। अब आपने इस साल अगर उसकी पेमेंट कर दी है तो आप उसको दोबारा से एज एन एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। तो 20,000 अगर हम अज्यूम करें इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20,000 की अमाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ट्रीटेड एज इनकम।
प्योर अगर खर्चे हैं तो ठीक है, वरना इसको आप जीरो कर दें तो कोई मसला नहीं है। जीरो हमने कर दिया, तो हमारे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रेंट कितनी आ गई? 3,17,000, जो कि देखिए 3,17,000 आपकी ये आ रही है। अब 3,17,000 पे अगर हम जाके देखें अपना टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन में जाके, तो इस पे टैक्स की अमाउंट तो हमारी कोई भी नहीं बनती, क्योंकि ये आपकी जो स्लैब है उससे नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी के अलावा सैलरी इनकम भी आ रही है, जो कि मेरे पास 2.55 मिलियन की है, तो अगर मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूं, 2.5 मिलियन की सैलरी इनकम भी इसमें ऐड करूं, और फिर मैं जाऊं नीचे और यहाँ पे कंप्यूटेशन में, अब यहाँ मेरे पास टैक्स का सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। अब मैं देखता हूँ सिस्टम टैक्स ऐसे कैलकुलेट कर रहा है, और मैं सैलरी के टैक्स को अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी भी होल्डिंग एजेंट को दी तो उसने कितना टैक्स विथहोल्ड किया होगा। अब ये मेरे पास इनकम आ रही है 2.874 मिलियन टोटल, जो कि ये देखिए इससे मैच कर रही है। अब यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मेंशन्ड है कि अगर आपकी सैलरी इनकम आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% से एक्सीड कर रहा है, तो आपकी टोटल इनकम के ऊपर सैलरी के रेट अप्लाई होंगे। देखिए, ठीक है। तो ये अब आपकी सैलरी इनकम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो टोटल सैलरी सैलरी इनकम जो है वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का 89% आ रही है, जो कि 75% वाले क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब इस पे आपके सैलरी के रेट्स अप्लाई होंगे, जो कि 2024 टैक्स ईयर के लिए ये वाले आ रहे हैं। अब आपकी इनकम है 2.8 मिलियन की, जो कि स्लैब नंबर 4 में फॉल कर रही है। 165,000 फिक्स टैक्स है, 22.5%। आपका वेरिएबल टैक्स है, टोटल टैक्स आपका बन गया 271,763, जो आपका टोटल टैक्स बनता है ऑन योर दिस इनकम। अब इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे 15,000 रुपया जो है वो डिडक्ट हुआ है ऑन माई प्रॉफिट्स, जो कि मुझे सेविंग अकाउंट पे रिसीव हुए, तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ ताकि मेरी वर्किंग से ये मैच कर जाए। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। यहाँ पे मैं अगर मैं प्लस का आइकन प्रेस करूंगा, अपना जो भी मेरा IBFT है वो मैं लिखूंगा, और यहाँ लिख दूंगा सेविंग्स अकाउंट। ठीक हो गया, सबमिट। ये एक नई रो ऐड हो गई। अब यहाँ पे 1 लाख अगर मैं लिखूंगा, और यहाँ 15,000 का मेरा अगर टैक्स विद होल्ड हुआ है, कैलकुलेट जब मैं करूंगा तो वो मेरा टैक्स चार्जेबल भी 15,000 बना देगा। ठीक हो गया। अच्छा, 15,000 इसमें ऐड हो गया, टोटल मेरी टैक्स चार्जेबल जो अमाउंट बन गई दैट इज 286,763। अब कंप्यूटेशन में देखते हैं, 286,763 यहाँ पे आ रहा होगा, 286,763 टोटल। ये नॉर्मल टैक्स आ गया ऑन मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम, 15,000 ऐड हो गया फॉर प्रॉफिट, और ये टोटल टैक्स चार्जेबल मेरा ये वाला आ गया। अब यहाँ पे कुछ मेरा टैक्स विद होल्ड भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो दी है रेंट पे किसी विद होल्डिंग एजेंट को दी है, तो उसने भी मेरी पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड किया होगा। अब जो टैक्स के विद होल्डिंग के रेट अप्लाई होंगे वो तो मेरी पेमेंट के ऊपर होते हैं। पेमेंट मेरी हुई है 1.4 मिलियन की, 1.4 मिलियन पे जो टैक्स के रेट्स हैं फॉर सैलरी फॉर रेंट वो आ रहे हैं जी 15,000 फिक्स टैक्स है, और 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख मेरा वेरिएबल टैक्स है। इस पे टोटल टैक्स पूरे साल का 99,000 मेरा विद होल्ड हुआ ऑन सैलरी। इसको मैं कॉपी करूंगा और एडजस्टेबल टैक्स में जाके सैलरी के अंदर मैं इसको मेंशन कर, सॉरी रेंट के अंदर मैं इसको मेंशन कर दूंगा। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ मैं इसको मेंशन कर दूंगा रेजिडेंशियल। यहाँ पे अगर मैं एड्रेस लिख तो लाहौर लिख देता हूँ, और हाउस, सबमिट। ये यहाँ पे एक नई रो ऐड होगी। अब यहाँ पे टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ होगा 99,000 और 144,000, ये मेरी टैक्स रिसीट है फॉर रेंट। ठीक है। अब ये 99,000 मैंने यहाँ ऐड कर दी। इसके अलावा मेरा जो सैलरी पर टैक्स विद होल्ड हुआ है ऑन दिस अमाउंट, अब ये एम्प्लॉयर ने मेरी 2.5 मिलियन की टैक्सेबल सैलरी पे इतना टैक्स विद होल्ड किया होगा, जो कि मेरे 2024 के टैक्स रेट्स के मुताबिक है 2,04,38 रुपये, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। और ये मेरी सैलरी की अमाउंट है दैट इज 2.5 मिलियन, वो यहाँ पे कैलकुलेट। अब ये अपडेट हो गया जी 300। इसके अलावा 15,000 मेरा यहाँ पे भी विद होल्ड हुआ, विद होल्ड टैक्स ऑन प्रॉफिट। अगर मैं कंप्यूटेशन में जाऊँगा तो ये टोटल अमाउंट मेरी विद होल्डिंग में लेस हो रही होगी, कि इतना टैक्स था, इतना मेरी विद होल्डिंग हो गई है, और बाकी मैंने जमा करवाना। अभी 315,065, इसमें अगर विद होल्डिंग में मैं जाऊँ तो कुछ और अमाउंट भी शायद यहाँ पे आ रही है। एडजस्टेबल टैक्स 99,000, और ये एक आ रहा है, इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ फॉर दिस एग्जाम्पल, कैलकुलेट। कंप्यूटेशन में जाएंगे, अब यहाँ पे टोटल अगर आप देखें 314,438, ये मेरा इससे मैच कर गया। ठीक है। अब मेरा जो बाकी टैक्स बनता है दैट इज 27675 रिफंड आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी देखें
रिफंडेबल इनकम टैक्स की मेरा 27,675 रुपये ज़्यादा डिडक्ट हो गए हैं, तो वो मैं रिफंड अपना क्लेम कर सकता हूँ सेक्शन 170 की रिफंड एप्लीकेशन के साथ। वो मैं किस तरह करूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ सेव करके। और ये रिफंड में जाएंगे, रिफंड एप्लीकेशन फॉर टैक्स पेड इन एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स ईयर 2000 ये आप करेंगे जो रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद आपका हो, क्योंकि अभी रिटर्न फाइल नहीं हुई 2024 की, तो यहाँ पे वो कह रहा है ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड एज देयर इज नो रिफंडेबल अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि रिटर्न अभी मैंने फाइल नहीं की, अगर मैं 2023 ओपन करूँ तो लेट्स सी वो मुझे ओपन करनी, क्योंकि उसकी रिटर्न तो फाइल होगी भी, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछले साल की रिटर्न में मेरा कोई यहाँ पे रिफंड नहीं आ रहा तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। अब मैं एप्लीकेशन ओपन करके सिंपल वहाँ पे मैंने अमाउंट डालनी होती है और मैं सबमिट कर देता हूँ एप्लीकेशन, और रिफंड का मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तरीका था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इनकम। अगर आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी इनकम की टुगेदर विद सैलरी इनकम, तो उसका क्या मेथड है और सिस्टम किस तरह टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। कोई अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें वीडियो लाजमी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।